जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। मॉर्निंग वॉक के दौरान हमला, तारबहार पुलिस की जांच में हत्या की साजिश का खुलासा। बिलासपुर के सरकंडा में जल भराव से दर्जनों घर प्रभावित। 33 घंटे की बारिश के बाद वार्ड 58 में हालात अब भी सामान्य नहीं। बाढ़ प्रभावित परिवारों ने राहत और मुआवजे की उठाई मांग। और बिलासपुर में घर में कार घुसाने वाला चालक गिरफ्तार। तारबहार में घर में घुसी तेज रफ्तार, पुलिस की जांच जारी। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश ने बैमा गांव में भारी तबाही मचा दी है। बाढ़ में पानी से कई मकान ढह गए, परिवार बेघर हो गए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए रखा करीब 100 क्विंटल चावल भी खराब हो गया। ग्रामीण इस आपदा के लिए नाले पर हुए कथित अवैध निर्माण को जिम्मेदार बता रहे हैं। लगातार हुई मूसलाधार बारिश के बाद बैमा गांव में पानी तेजी से रिहायशी इलाकों में घुस गया। कई कच्चे मकान जमींदोज हो गए और लोगों का घरेलू सामान, राशन व जरूरी सामान पानी में बह गया। ग्रामीणों का आरोप है कि एसएस पब्लिक स्कूल के सामने नाले पर किए गए कथित अवैध कब्जे और पुल निर्माण से पानी की निकासी बाधित हो गई, जिससे पूरा गांव जलमग्न हो गया। बाढ़ का असर गांव के पीडीएस चावल गोदाम पर भी पड़ा, जहां रखा करीब 100 क्विंटल अनाज पानी में भीग कर खराब हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे, पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत और कथित अवैध निर्माण की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। अब लोगों की नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। ग्राम पंचायत बैमा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान महिला स्व सहायता द्वारा संचालित है। यहाँ बाढ़ पानी आपदा के कारण लगभग 100 कुंटल चावल, शक्कर, नमक पूरी तरह भीग गया है, खराब हो गए, सड़ गए हैं और यहाँ अभी तक शासन प्रशासन नहीं आया है। यहाँ पर एक स्कूल बने हैं, एसएस पब्लिक स्कूल, तो उसके कारण पूरा पानी का पूरा बस का पार्किंग के लिए पूरा वो रोड को नाला को वो कर दिया है। इसके कारण वार्ड क्रमांक 12 का पूरा क्षतिग्रस्त है, पूरा पानी का बाढ़ में भरा हो गया है, जिसके कारण बहुत से नुकसान है। मोहल्ला के बहुत से घर टूट रहा है, पानी में डूब रहा है। हमारे ग्राम पंचायत बैमा के हाल देख लीजिए, नाला में बाढ़ एसएस पब्लिक स्कूल के कारण आ रहे हैं, जिनका पुश्तैनी का 3 पीढ़ी का मकान है और गांव वाले कोई नहीं बोल रहे हैं, न पंच सरपंच, कोई सब उदासीन है। जिला प्रशासन से हमारा मांग है कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले, संरक्षण मिले, नाला का जल का भराव को रोका जाए, प्रशासन उचित व्यवस्था करे। मानसून के दौरान शहरवासियों तक स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए बिलासपुर नगर निगम ने विशेष इंतजाम किए हैं। बारिश में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना को देखते हुए निगम रोजाना विभिन्न क्षेत्रों से पानी के सैंपल लेकर उनकी जांच सिम्स की एचडी टेस्टिंग लैब में करा रही है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी का समय रहते पता लगाया जा सके। इसके साथ ही शहर की पेयजल पाइपलाइनों की नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है, जिससे
कहीं से भी गंदा पानी सप्लाई ना हो। यदि किसी क्षेत्र से दूषित पानी की शिकायत मिलती है तो नगर निगम की विशेष टीम तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच करेगी और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेगी। फिलहाल मानसून की शुरुआत में दूषित पेयजल की कोई बड़ी शिकायत सामने नहीं आई है। हालांकि लगातार बारिश के दौरान जलापूर्ति व्यवस्था को बनाए रखना नगर निगम के लिए चुनौती होगी। ऐसे में आने वाले दिनों में निगम की तैयारियों की प्रभावशीलता साफ तौर पर देखने को मिलेगी। नगर निगम के द्वारा जितने भी WTP थे हमारे उसमें जो साफ़ सफाई करना था वो कर दिए हैं। उच्च जलागार था उसमें सभी बरसात से पूर्व सभी की सफाई कार्य पूर्ण कर लिए हैं। साथ ही जो हमारा टेल एंड एरिया होता है उसमें प्रतिदिन जल का परीक्षण किया जा रहा है और कहीं से भी अगर कंटेमिनेशन का रिपोर्ट जल परीक्षण का PHE के माध्यम से करा रहे हैं। साथ ही सिम्स में भी रिपोर्ट कर रहे हैं और हमारा यहाँ जो प्रयोगशाला है उसमें भी हम उसका परीक्षण करा रहे हैं। प्रतिदिन टेल एरिया का और जो स्टार्टिंग एरिया का जल ले रहे हैं और किसी प्रकार के उसमें कोई पब्लिक की शिकायत भी आती है उसका भी तत्काल जाके परीक्षण कर रहे हैं। तो जैसे ही परीक्षण का रिपोर्ट आता है और कहीं भी कंटेमिनेशन आता है तत्काल वहाँ हमारी टीम जाती है और सुधार का कार्य करती है। अगर कहीं पाइपलाइन लीकेज है तो उसका सुधार कार्य करती है। तो इस प्रकार एक टीम बना दी गई है और कंटिन्यू इसका परीक्षण कर रहे हैं। अभी तक किसी प्रकार का अभी बरसात में किसी प्रकार का दूषित पानी से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं है। 2 दिन पहले हुई भीषण बारिश और तेज हवाओं ने बिलासपुर शहर की व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावित कर दिया था। कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से यातायात बाधित हुआ, वाहन क्षतिग्रस्त हुए और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब इस घटना के बाद नगर निगम ने एहतियात के तौर पर शहर भर में सूखे और जर्जर पेड़ों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। नगर निगम की टीम शहर के प्रमुख मार्गों, कॉलोनियों और सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे पेड़ों की पहचान कर रही है जो सूख चुके हैं या तेज हवा और बारिश के दौरान गिरकर हादसे का कारण बन सकते हैं। चिन्हित पेड़ों की मशीनों और कर्मचारियों की मदद से छंटाई और कटाई की जा रही है। निगम अधिकारियों के अनुसार जिन पेड़ों से जन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य मानसून के दौरान संभावित दुर्घटनाओं को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नगर निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई जर्जर या खतरनाक पेड़ दिखाई दे तो इसकी सूचना निगम को दे ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में कांग्रेस नेता श्याम कश्यप पर हुए जानलेवा हमले की पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। ये मामला आपसी रंजिश नहीं बल्कि बाकायदा 5-5 लाख रुपए की सुपारी देकर की गई हत्या की कोशिश है। हालांकि इस पूरे मामले में पीड़ित श्याम कश्यप ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल उठाए हैं। कश्यप का साफ आरोप है कि अगर निगम ने अवैध निर्माण पर समय रहते और कानून सम्मत कार्रवाई की होती तो शायद उन्हें आज इस प्राण घातक हमले का सामना नहीं करना पड़ता। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। मामला 4 जुलाई की सुबह का है, जब कांग्रेस नेता श्याम कश्यप मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। तभी रेलवे अस्पताल के पास नकाबपोश बदमाशों ने उन पर डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने CCTV और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपियों नितिन टेकाम और एक अपचारी बालक को हिरासत में लिया है। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि गौरेला पेंडा निवासी दीपक तिवारी ने उन्हें हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए 5-5 लाख रुपए का प्रलोभन दिया था। बीते 4 जुलाई को मॉर्निंग वॉक पर निकले कांग्रेस नेता श्याम कश्यप पर जानलेवा हमला हुआ था।
क्या कुछ पूरी कहानी है और क्यों इस तरह से उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, इसके पीछे कारण क्या है, ये खुद जो पीड़ित है कांग्रेस नेता श्याम कश्यप वो हमें बताएंगे। क्या कुछ उस दिन हुआ था श्याम कश्यप जी, आप वॉक पे निकले हुए थे तारबाग क्षेत्र में, क्या कुछ हुआ था उस दिन? जी, मैं 25-35 वर्षों से सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ और उस दिन भी जिस दिन घटना हुई उस दिन भी मैं घर अपने पुराना बस स्टैंड नगर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हुआ था। और चूंकि मैं मॉर्निंग वॉक आधा साइकिल आधा पैदल करता हूँ, इसलिए घर से मैं साइकिल उठा के गणेश मंदिर तार बहार की ओर निकला और गणेश मंदिर के पास में एक खंभे में साइकिल को लॉक कर दिया। वहाँ से हम लोग पैदल जाते हैं काफ़ी लोग, लेकिन उस दिन मैं चूंकि 5 मिनट पहले घर से निकल चुका था, मेरे साथी पीछे रुक गए थे, ये पीछे थे। मैं आगे निकल गया, वापसी जब वापस आ रहा था भारत माता चौक से, स्कूल चौक से, तो पीछे से आ रहा था तो पीछे मेरे 3-4 लोग, ऐसा मेरे को आभास हुआ कि वो भी पीछे आ रहे थे, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं थी। अचानक कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अचानक हुआ। फिर वो पीछे से आके मेरे पर तबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। क्या क्या कुछ इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कुछ जमीन विवाद का नाम आ रहा है? क्या कुछ ये पूरा मामला है, स्पष्ट बताएंगे? नहीं सर, क्या जमीन मामला तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये है कि एक मेरे बाजू में पड़ोस में वो दुकान निर्माण करा रहे थे, उसके सिलसिले में नगर निगम में 1-1.5 साल से शिकायतें करते आ रहा हूँ, जिससे नगर निगम ने जांच भी करवाई थी। अपनी जो टीम बनाई थी 5 लोगों की, उसमें उन्होंने लीगल पाया भी था, क्योंकि उसके बाद ना कोई जमीन के कोई कागजात है ना कुछ नहीं। वो सड़क जो 80 फीट रोड है, टेलीफोन एक्सचेंज रोड 80 फीट है, मास्टर प्लान में 80 फीट की रोड है। उस 80 फीट को रोड को 30 फीट उसको अपने कब्जे में करते हुए कॉलम सिस्टम से मकान दुकान बना रहा था वो। तो उसकी मैंने हर शिकायत किया समय समय पे, अधिकारियों को, कमिश्नर को, कलेक्टर को, और जो भी संबंधित बड़े अधिकारी है उनको मैंने शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन उन्होंने भी पाया नगर निगम ने कि अवैध है करके, लेकिन उन्होंने कार्रवाई करने में लेट लतीफ़ी करते हुए यहाँ तक इन्होंने केस में ला दिया। अगर उन्होंने पहले ही केस या कार्रवाई कर देते मेरे आवेदन पे, तो आज मुझे ये नौबत नहीं आती है। मतलब सीधे साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर नगर निगम के अगर कार्रवाई सही समय पर हो जाती तो शायद इनके ऊपर आज जो जानलेवा हमला हुआ है वो नहीं हो पाता। 1.5 साल से नगर निगम के दफ्तर के चक्कर काट रहे थे, 1.5 साल हो गए, नगर निगम ने पाया कि अवैध रूप से वो मकान बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम ने कार्रवाई सही समय पर करना जरूरी नहीं समझा और ये इनके साथ प्राणघातक हमला हुआ है। क्या ये लोग बाहर के बताए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के भी कुछ लोगों की साजिश में भूमिका नजर आ रही जी हाँ, बाहर के लोग तो बताए जा रहे हैं, जैसे मैंने भी सुना, पेपर में देखा, कुछ लोगों ने सुना, आपके माध्यम मीडिया के माध्यम से, हमारे जो हैं उनके माध्यम से भी मुझे सुनाई दिया। बाहर के लोग हैं, ये सब अरेंज करके जो मेरे विरोधी है या जो मेरे को दुश्मन समझते हैं, उनके द्वारा अरेंज किया हुआ है। ये पूरा प्रोग्राम था इनका कि इनके हमला किया जाए, ऐसा मेरा विचार है। और इसके पहले भी हाई कोर्ट में इनके द्वारा याचिका लगाई गई थी, जो हमारे बेजा कब्जाधारी हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने भी उनकी खारिज कर दिया था। और मेरे आवेदन पे मैंने भी नगर निगम के खिलाफ एक आवेदन लगाया था, याचिका लगाई थी मेरे अपने वकील के माध्यम से। उसमें हमको रिलीफ मिला था और नगर निगम को और छत्तीसगढ़ शासन सचिव को और कलेक्टर को आदेशित किया गया था कि जांच करके इसमें कार्रवाई की जाए। लेकिन वो भी आज 1 महीना होने जा रहा है, उसमें भी कोई कार्रवाई अब तक मुझे नहीं लग रहा कि हो रहा है। सीधे सीधे साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर नगर निगम सही समय पर कार्रवाई करती तो हमला नहीं होता और 30 फीट में अवैध निर्माण कब्जाधारियों की शिकायत करना इनको भारी पड़ गया। लेकिन जरा सोचिए, सच्चाई को उजागर करने वाले ऐसे किसी व्यक्ति के पास जानलेवा हमला होता है और प्रशासन मुख दर्शक बनी रहती है, तो इससे बड़ी गंभीर बात और क्या हो सकती है। पीड़ित श्याम कश्यप ने प्रशासन और निगम पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि ये मामला महज अचानक नहीं हुआ, बल्कि नगर निगम के आला अफसरों की उदासीनता का नतीजा है। कश्यप ने आरोप लगाया कि वे पिछले 1.5 साल से अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगा रहे थे। उन्होंने इसके लिए दफ्तरों के चक्कर काटने के साथ साथ बड़े नेताओं तक को लिखित शिकायत दी,
लेकिन नगर निगम के अधिकारी कुंभकर्णीय निद्रा में सोते रहे और उनकी शिकायतों को नजरअंदाज करते रहे। पीड़ित का यह भी आरोप है कि मामले में हाईकोर्ट के आदेशों तक की अनदेखी की गई। यदि नियम और कानून के दायरे में रहकर अवैध निर्माण को समय पर ढहा दिया जाता तो शायद आज ये स्थिति नहीं बनती। कश्यप का कहना है कि उनकी लगातार मांग के बावजूद निगम की ढुलमुल कार्यप्रणाली के चलते अपराधियों के हौसले बुलंद होते गए और अंततः उन्हें अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। राजबहार थाना क्षेत्र में जो रेलवे का हॉस्पिटल है वहाँ पे जो श्याम कश्यप हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें थाना राजबहार में अपराध पंजीबद्ध करके आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इसमें से 2 आरोपी, जिसमें से एक जो नितिन टेकाम है, दूसरा विधि से संघर्षरत बालक है, दोनों को गिरफ्तारी में पुलिस को सहायता मिलती है। दोनों गोरेला के रहने वाले हैं। इसके अलावा उसमें जो 2 अन्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है। उसके लिए टीम लगाई गई है और शीघ्र उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। क्या कुछ वजह सामने आता है? अभी पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि इसमें जो फरार आरोपी में से एक जो है तिवारी गोरेला का रहने वाला, उसने इन 3 लड़कों को गोरेला से लेके आया था कि उनको 5-5 लाख रुपए देगा और उसे मारने के लिए इनको पैसा दिया गया था। तो जब मुख्य आरोपी जो है वो पकड़ाएगा तो उससे पूछताछ में ये आगे चीजें क्लियर होंगी कि किसने उन्हें इसे मारने की सुपारी दी थी। मामले में इसलिए इसमें हत्या का प्रयास और आपराधिक षड्यंत्र की धारा भी जोड़ी गई है और दोनों को जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है। इस मामले पर एएसपी पंकज पटेल ने जानकारी दी कि पुलिस मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार मुख्य साजिशकर्ता दीपक तिवारी और उसका साथी साहिल सोनकर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिनकी तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और उन पर बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। सवाल ये है कि कब तक नगर निगम अपनी फाइलों में दबी शिकायतों पर जागता है और कब फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के महाराणा प्रताप मार्ग स्थित नोबल अस्पताल में एक मरीज की मौत के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है, जहां मृतक अजय ताम्रकार के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि सड़क हादसे में घायल होने के बाद अजय को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पैसे जमा करने के बावजूद ऑपरेशन 2 दिन की देरी से किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाया कि उन्हें मरीज की स्थिति के बारे में गुमराह किया गया और जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसका नाम और हस्ताक्षर तक दस्तावेज में मौजूद नहीं है, जिसे लेकर उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वहीं दूसरी ओर अस्पताल प्रबंधन ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि मरीज पहले से ही हाई बीपी और शुगर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था और उन्हें पहले ही इलाज के जोखिम के बारे में सूचित कर दिया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और प्रशासन पूरे मामले की गहन जांच में जुट गई है। जब हम लोग आए थे तो नॉर्मल थे, ऑपरेशन थिएटर में पैदल गए, हम निकाले तो ऐसे निकाले किडनी की नहीं हुए। ये यहाँ पर चोट लगा था, बाइक से गिर गए थे, ड्यूटी से घर आ रहे थे तो क्या बोले थे डॉक्टर? डॉक्टर कुछ नहीं बोले थे, बस हाँ छोटा सा ऑपरेशन है बोले थे भैया। कल हुआ है 1 बजे से लेके गए थे 7 बजे निकाले ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन के बाद ठीक थे? नहीं, उसके बाद होश ही नहीं आया है। तो ऑपरेशन के बाद वहाँ एसी रूम में गए थे तो वो राज वाला बोले कि आप कौन हो? कथे तो मैं उसका पिताजी हूँ। तो कथे रात में तो मेडिकल बंद हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ मेडिकल बंद हो जाएगा तो फिर कैसा बनेगा? तो कैसे महंगा वाला दवाई लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, हम इमरजेंसी में खुलवा के लाएंगे। तो मैं कहता देखा बेटी, जितना पैसा लग जाए, पैसा को बातें झन करा जाने, पैसा जितना लग जाए मैं दूंगा पैसा, न तो रात में पैसा मांगी और न दवाई लाई। मशीन उसी सब लगा रहा तो रात में लगेगा, बहुत हार्ड वाला दवाई लगेगा तो मेडिकल तो बंद हो जाएगा, तो हम कहाँ से दवाई लाएंगे? तो इमरजेंसी में खुलवाएंगे, पैसा ओहर लगेगा। तो मैं कहूँ जितना ओहर लग जाए मैं दूंगा पैसा बेटी। और डॉक्टर भी रहे रात वाला तो कहे ठीक है, ओकर बाद ना वो पैसा मांगी। जब पेशेंट आया था तो उसको क्लेविकल का फ्रैक्चर था, है ना, उसके राइट साइड के। तो क्लेविकल एक बोन होती है, सबसे ऊपर वाली बोन होती है, उसको तो 3-4 टुकड़े में टूटी हुई थी। ठीक ना सर, हमने उसको करीब 2-2:30 बजे ऑपरेशन में लिए और पूरा फिक्स करने के बाद जो भी है कम से कम 4-5
6 बजे तक नियर अबाउट वो पेशेंट आउट हो, यानी ऑपरेशन थिएटर से हमने वो सीधा ऑपरेशन जो है ना सर, कभी 2 घंटा भी चल सकता है, कभी 3 घंटा भी चल सकता है। ऑपरेशन जो है ना सर 3 घंटे में नियर अबाउट खत्म हो गया था, लेकिन जो बेहोशी की रहती है सर, बेहोशी की जो दवा रहती है, जब तक पेशेंट बेहोश रहता है, जब तक स्टेबल ना हो जाए वाली बात है, तब उनको बाहर नहीं करते हैं। तो इसलिए 1-2 घंटे के लिए उनको, 1 घंटे के लिए कम से कम, जब तक स्टेबल ना हो जाए। तो सर ने देखा था कि अभी स्टेबल नहीं है, तो उन्होंने अभी कहा कि 1 घंटा रखिएगा, बाकी ऑपरेशन तो कम से कम 2.5-3 घंटे में हो जाता सर। मरीज की डेथ तो बताना, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर से जब बाहर निकला था तो बढ़िया था। इवन वो पेशेंट के जो अटेंडर थे वो भी खुद उनसे बात किए हैं सर, और उसके बाद हमने ये देखा कि पेशेंट का थोड़ा सा वो है, तो आईसीयू भी शिफ्ट किए थे। बाकी हम ज्यादा वो नहीं लेना चाह रहे थे कि चलो शिफ्ट करते हैं करके, जैसे भी है। और अब हो सकता है कि उसके सीने में पहले से ही कुछ हो सर, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल रहती है। क्योंकि सर हम तो ऑपरेशन के बता सकते हैं, लेकिन अंदर जैसे जो भी है लंग्स वंग्स का हो सकता है उससे कुछ हुई हो, तो हमने पूरी जो भी थी कोशिश की थी सर। पेशेंट को तो सब बता दिया गया था, उनके परिजनों को भी पूरा बता दिया गया था, उनसे सब सिग्नेचर ले लिया गया था सर। हम उनके द्वारा बोलने के बाद ही ऑपरेशन ले सकते हैं, जब तक वो ना बोले हम उनको छू भी नहीं सकते सर, किसी भी पेशेंट। शिक्षक बनने का सपना संजोए युवाओं के लिए रविवार का दिन अहम रहा। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा डीएलएड और बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा जिले के 35 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया और विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अपनी दावेदारी पेश की। डीएलएड, बीएड और एमएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हीं पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हर वर्ष प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसके आधार पर अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर उन्हें रैंक के अनुसार महाविद्यालय आवंटित किए जाते हैं। परीक्षा देकर बाहर निकले विद्यार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र का स्तर मिश्रित रहा। कुछ प्रश्न आसान थे, जबकि कुछ ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रश्न पत्र में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, विज्ञान और सामान्य अध्ययन से जुड़े प्रश्न अधिक पूछे गए। अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारी के अनुसार परीक्षा दी और बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया। परीक्षार्थियों को उम्मीद है कि उन्हें अच्छी रैंक प्राप्त होगी, जिससे उनकी पसंद के महाविद्यालय में प्रवेश का अवसर मिल सकेगा। डीएलएड का प्री एग्जाम था, इंट्रेंस एग्जाम का, और सिलेबस के अंदर का आया था और उतना हार्ड नहीं था। जैसा पढ़े तो जितना आता है, जैसे 12th के अंदर का वैसे ही आया था, हार्ड नहीं था। ठीक ही बना है, जैसा तैयारी था वैसे ही बना है। सुंदरलाल शर्मा से प्री डीएलएड का पेपर था, क्वेश्चन एकदम अच्छे से आया था, बढ़िया पूरा सर सिलेबस का था, बाहर से कुछ भी नहीं आया था, एकदम जो पढ़े हैं वैसे ही आया। हाँ सर। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सरकंडा स्थित वार्ड क्रमांक 58 में 33 घंटे की भीषण बारिश ने जिस तरह से तबाही मचाई है, उसने हजारों परिवारों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। डीएस कॉलेज के पास वाले मोहल्ले में कमर तक पानी भरने से दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हो गए और लोगों का राशन, कपड़े, बर्तन और बच्चों की महत्वपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज पानी में बह गए। विडंबना यह है कि इस गंभीर आपदा के 3 दिन बीत जाने के बाद भी नगर निगम और आपदा प्रबंधन की टीम घटना स्थल तक नहीं पहुंची है और न ही प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का सर्वे किया गया है। मदद के नाम पर केवल कोरे आश्वासन मिल रहे हैं और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के पूर्णतः नदारद रहने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। भुखमरी और बेहाली के कगार पर खड़े इन पीड़ित परिवारों को भगवान भरोसे छोड़कर जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता को उजागर करता है।
अभी हम आए हुए हैं डीएलएस कॉलेज, जो कि सरकंडा क्षेत्र में आता है, अशोक नगर एरिया, वहां पे आए हुए हैं, जहाँ के निचले स्तर में पानी का भराव इतना हो गया था कि कमर से ऊपर तक का पानी इस एरिया में भर गया था, जहाँ पे लोगों की हालत इतनी बद से बदतर हो गई थी कि वो लोग खाएं भी तो क्या खाएं, रहे तो कहाँ रहे और कैसे करें। इस तरह का माहौल यहाँ पे बन गया था और इलाका आप अभी भी देख सकते हैं, पानी का बहाव अभी भी जारी है। घर टूट गए, दर्जनों से अधिक घर टूटे हैं। ऐसी हालत हो गई थी कि अभी हम आपको नीचे दिखा रहे हैं, जहाँ उनका राशन है वो भी जमीन में बिखरा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जमीन में उनका राशन बिखरा पड़ा हुआ है। अभी भी वो लोग खाना नहीं खाए हैं। और आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, यहाँ के जो वार्ड पार्षद है और इसके अलावा जो प्रशासन की टीम है, इस एरिया में आना जरूरी नहीं समझे, क्योंकि यहाँ पर जो हालत अभी बनी हुई है, अभी 2 दिन हो गए, परसों की घटना है ये। बारिश जो 33 घंटे हुई थी, बिलासपुर शहर की स्थिति थी बेजान हो चुकी थी, इतनी जर्जर हो चुकी थी कि अभी इस एरिया का हालत देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे घर टूटे हुए हैं। लोग अपने घर के मलबे को अभी निकालने पे भिड़े हुए हैं। ये हाल हो गया था इस एरिया का, लेकिन प्रशासन की टीम ने इनके सुध लेना जरूरी नहीं समझा। कंधों तक का पानी इस एरिया में भरा हुआ था। बच्चे जाए तो जाए कहाँ, लोग अपनी जान बचाए कि अपने सामानों की रक्षा करें, घर को देखें, क्या करें। हालत ऐसे हो गई थी कि मानो जैसे कोई जन सैलाब यहाँ पे जलजला उठ गया हुआ। अभी कांग्रेस के जो पूर्व जिला अध्यक्ष है यहाँ पर आए हुए हैं और वो लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या कुछ कहना है? जिस तरह से यहाँ पे परसों जल भरा हुआ था, स्थिति आप देख सकते हैं, घर टूट गए, दर्जनों घर टूट गए। खाना खाने के लिए इनको अभी तक इनके पास राशन तक नहीं है। प्रशासन की टीम यहाँ पे आई भी नहीं है। बच्चे लोग पूरा सो थे इसमें। क्या कुछ कहेंगे आप, बताएंगे? इस क्षेत्र में, बेलतरा विधानसभा के इस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि इस बरसात के, भारी बरसात के कारण जो घर टूट गए, लोगों का राशन घर से बह गया, बच्चों के किताब कापी मार्कशीट बह गए, लोग रात रात भर भूखे सोए हैं। और जिला प्रशासन, नगर निगम, विशेषकर नगर निगम प्रशासन सोया हुआ है। आज तक कोई इनकी सुध लेने नहीं आया है। छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं। ये हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पुष्पराज साहू सहित सभी यहाँ के जो साथी लोग हैं, मोहल्ले के साथियों के साथ मिलकर स्कूल में उन लोगों ने रुकवाया और वहां खाने की व्यवस्था कराई। क्या नगर निगम प्रशासन 5 लाख के मिठाई दिवाली में बांट सकता है, 13-13 लाख के बैग बांट सकता है, लेकिन यहाँ की जनता भूखी सो रही है, इनके घर टूट गए हैं। इनको मदद करने की जगह छोड़ के ये हाल है नगर निगम प्रशासन का, स्मार्ट सिटी का। बारिश के पहले नगर निगम ने दावे किए थे कि हम बारिश से निपटने को तैयार हैं और पूरी सफाइयां नाली की लगभग हो चुकी है, ऐसा उन्होंने दावा किया था। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे माहौल बना, क्या कुछ करना है? जिस तरह से नगर निगम की अभी पोल खुली है यहाँ पे, आज देखिए हम लोग वार्ड वार्ड में घूम रहे हैं, नगर निगम प्रशासन यहाँ पूछने तक नहीं आया हुआ है। आज भी जो चावल जो भीगे हुए हैं, आप देखेंगे सड़ गए हैं, पानियों में बदबू आ रहा है। निगम का स्मार्ट सिटी, यही स्मार्ट सिटी है निगम का। यहाँ हजारों करोड़ रुपए इसी विधानसभा में खर्च हो गए, कहाँ है? यहाँ आम जनता के लिए जो है कोई साधन सुविधा नहीं है। ये निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका घेराव करेगी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं बता रहे हैं, यहाँ के पार्षद, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी नहीं पहुंचे हैं। आखिर कहाँ सो रहे हैं? लोगों की सेवा करनी चाहिए और आज गायब हैं। हम लोग इनको मुआवजा, इनको भोजन, अभी हम इनकी भोजन की व्यवस्था भी कराएंगे। कल हमारे साथियों ने कराया, आज भी हम लोग भोजन की व्यवस्था कराएंगे और नगर निगम प्रशासन से लड़ाई लड़ेंगे। ये वही लोग हैं जो अभी सत्ते में बैठे हैं और जब चुनाव का समय आता है तो वोट मांगने के लिए इस एरिया में आते हैं, लेकिन जब यहाँ पे कोई तकलीफ आती है तो यहाँ झांकने भी नहीं आते हैं। अभी जब बारिश हुई थी 33 घंटे की, वहां पर एक छत, वहां पे लगभग 150 लोग ऊपर चढ़े हुए थे। कमर से ऊपर, कंधों तक का पानी यहाँ पे इस एरिया में आया हुआ था। अपनी जान बचाने के लिए एक छत में चढ़े हुए थे। क्या कुछ कहेंगे आप? ये देख, पूरा स्थिति आप लोग देख रहे हैं जिस प्रकार से भयावह स्थिति। आज तीसरे दिन भी भारी बारिश के जो स्थिति दिखाई दे रहा है, पूरा मकान में जो है आधा मकान डूबा हुआ, पूरा सामान भी डूब गया, बिस्तर पूरे सभी घरों में गीला है। बच्चे जो है छोटे 3 दिनों से जो बेचैन है और डर का जो वातावरण उस समय का था, वो अभी भी बच्चों में, माताओं में भंगम जो है दिखाई दे रहा है। और इतना भयावह स्थिति के बाद न तो प्रशासन जागा, एक तरफ दिखाते कि हम चाक चौबंद व्यवस्था है, प्रशासन पूरा मुस्तैद है करके,
और प्रशासनिक लापरवाही इसमें स्पष्ट दिखाई देती है, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा भी दिखाई देती है। एक तरफ आप बिलासपुर को स्मार्ट सिटी का नाम देते, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, पर क्या स्मार्ट सिटी में गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है? क्या गरीबों के बगैर कोई स्मार्ट सिटी बन सकता है? सिर्फ साफ सफाई आपके मजदूरी करने के लिए गरीब हैं? जब इन गरीबों के ऊपर जब विपत्ति आ रही है, इन पर कोई आपदा आया है, तब प्रशासन झांकने नहीं आता, जनप्रतिनिधि झांकने नहीं आ रहा है। और आज भी स्थिति है कि आप देखिए, आज तीसरे दिन हो गया है, दोपहर के 2 बज रहे हैं, बहुत से घरों में जहाँ खाना बन पा रहे, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ अपने सामान को बटोर रहे हैं। जो राशन था वो बह गया, खराब हो गया, गीला हो गया, कपड़े गीला हो गए, बर्तन वगैरह सब गीला हो गए हैं, न गैस न लकड़ी, कुछ भी का व्यवस्था नहीं है। और उसके बाद भी आज भी प्रशासन जो है और सरकार सोई हुई है। निश्चित ही बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, डबल और ट्रिपल इंजन पूरी तरह से फेल है। यहाँ गाड़ियां जो है सबकी खराब हो चुकी है, जीवन स्तर जो है पूरा आज थम सा गया है, रुक गया है, और लोग जनता जो है त्राही त्राही बना रहे कहा जाए। और छोटे छोटे बच्चों का जो पढ़ने लिखने का जो सामग्री था वो तो खत्म हुआ, इनका मार्कशीट जो है वर्षों का जो परिणाम आता है, परीक्षा दिलाते हैं आगे चल के जीवन में कुछ कर सके, वो मार्कशीट भी बह गया। कैसे करेंगे? बहुत ही चिंता की स्थिति है। ये देख बहुत दयनीय स्थिति है। ट्रिपल इंजन की सरकार है जो वाकई में फेल है। नाम मात्र का स्मार्ट सिटी है, सिटी तो है लेकिन स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं है। अभी पुष्पराज जिन्होंने उस दिन मदद की थी, जब यहाँ पे बारिश का माहौल हुआ था, 33 घंटे की बारिश में जब एरिया डूब गया था, खाने के लिए लोगों के पास राशन नहीं था, तब पुष्पराज जो है जो वहाँ पे मदद की, स्कूल में खाना की व्यवस्था किए थे। क्या कुछ स्थिति थी उस दिन? भयावह स्थिति क्या थी पुष्पराज? उस दिन यहाँ की स्थिति बस से बदतर था भैया। बताना चाहूंगा कि यहाँ कम से कम 7 फीट पानी भरे हैं। यहाँ कम से कम 50 घर ज्यादा ढह गया है, टूट गया है, और कम से कम 1000 से ज्यादा घर डूब गए हैं। लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार से निगम का, न शासन का, न प्रशासन का किसी भी प्रकार से सहायता नहीं मिला। हम लोग आपस में जो भी थे 2-4 भाई मिलके यहाँ स्कूल ग्राउंड में सारे लोगों के लिए, कम से कम 500 लोगों के लिए खाना व्यवस्था कराए हैं। और आज भी सारी जगह घूम घूम के हम लोग पूछ रहे हैं, किसी को किसी भी प्रकार से समस्या है, रुकने के लिए अगर नहीं है तो यहाँ की भवन है 2-3, सारे भवन को खुलवा के यहाँ की जितने भी जनता है सारे लोगों को हम लोग वहाँ रुकवा के रुकने का व्यवस्था करा रहे हैं। मतलब जो कार्य प्रशासन की टीम को करना था इनको करना पड़ गया। और कुछ लोग यहाँ पे जो यहाँ के निवासी, उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह की यहाँ स्थिति बनी हुई थी, क्या कुछ कहेंगे? बच्चों की किताबें बह गई, आपका खाना बह गया, आपके बर्तन बह गए, कैसे आपकी अभी खाना बना? हमारे खाना नहीं बनाए बाबू, सब चूल्हा, लकड़ी, चावल, दाल सब बह गया है। सब सारा बढ़ने बेचने का सब सामान बह गया, गाड़ी उड़ी सीज हो गया और घर भी गिर गया। आप क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं? नहीं साहब, वही सब पायल साटी बेचते, झालर छोटी। मतलब अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जिससे कमाते हैं वो खुद बह गया, जो जिस साधन से लोग अपना रोजी रोटी चलाते हैं। आप क्या करती हैं? हम लोग साथी पायल बेचते, झालर चोटी बेचते, वो भी सब बह गए हैं। बर्तन, हाड़ी, चावल, दाल जितने थे सब बह गए। बच्चे लोग को कॉपी किताब, आधार कार्ड जो सब पावती बने थे वो भी बह गए सब। कुछ नहीं, अधिकारी कोई नहीं आए। और जरा सोचिए, इतनी बड़ी यहाँ पे विपदा आ गई थी, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी यहाँ के सुध लेना जरूरी तक नहीं समझे, आंख मूंद कर बैठे रह गए। लोगों की जान आफत में बन गई थी, कांधे से ऊपर पानी आ गया था। बच्चे छोटे छोटे यहाँ पे रहते हैं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी किताबें बह गई, उनकी मार्कशीट बह गई, इनके घर का बर्तन बह गया, घर टूट गया। अभी भी आप देख रहे हैं घर के मलबे को किस तरह से यहाँ पे निकाला जा रहा है। हालत बद से बदतर हो गई थी, लेकिन प्रशासन का एक भी अधिकारी यहाँ पे आना जरूरी नहीं समझा। जबकि सबसे ज्यादा इसी एरिया को उनको देखना था कि यहाँ पर जो SDRF की टीम है उनको भेजना था। यहाँ पे हजारों लोग यहाँ पे रहते हैं, हजारों घर है, 50 से ज्यादा घर टूट गए और अब हालत इतनी जर्जर हो गई थी। लेकिन अब तक भी यहाँ पर प्रशासन की कोई अधिकारी ने आना जरूरी नहीं समझा है। अब जरा सोचिए क्या हालत है इस बिलासपुर स्मार्ट सिटी की। केवल नाम मात्र के लिए स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन आज भी हालात बद से बदतर की बनी हुई है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज। बिलासपुर जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण जल भराव वाली जगहों पर डायरिया फैलने का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अब पूरी तरह सतर्क हो गया है और लगातार उन सभी इलाकों में अपनी नजर बनाए हुए हैं जहां जल भराव की स्थिति बनी हुई है, ताकि इससे होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। नोडल अधिकारी प्रमोद तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जल भराव के चलते पीने के पानी में गंदगी और पाइपलाइन के रिसाव के कारण पानी अशुद्ध हो जाता है, जिससे लोगों के बीमार होने की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि विभाग का मुख्य उद्देश्य इन प्रभावित इलाकों में लोगों को जागरूक करना है, ताकि वे जल जनित बीमारियों से बच सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे जल भराव वाले क्षेत्रों में पाइपलाइन की लीकेज की तुरंत जांच करवाएं और जल शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन व ब्लीचिंग पाउडर का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। नोडल अधिकारी प्रमोद तिवारी ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में अभी तक डायरिया का कोई भी मामला सामने नहीं आया है,
लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है और दवाइयों के पर्याप्त स्टॉक रखा गया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण फैलने की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों की तुरंत स्वास्थ्य शिविर कैंप लगाए जाएंगे ताकि लोगों को त्वरित इलाज मिल सके। पानी पूरा भरा हुआ था कल, इससे क्या है जितना गंदगी और पीने का पानी अशुद्ध हो जाता है और जो पाइप वहाँ लीकेज रहता है तो उसमें मिक्सिंग होता है। तो हम लोग यही देखने निकले हैं कि यहाँ पर अभी स्थिति क्या है, कितना पानी और गंदगी कहाँ जमा है और लोगों में यहाँ के जो अपने मितानिन है उनको और क्षेत्र में जो कार्यकर्ता है उसको अवेयर करने के लिए कि डोर टू डोर जाएं, वहाँ पर जितना भी पानी लीकेज वगैरह है वहाँ पर देख के वहाँ पर नगर निगम बोल के बंद करवाएं और जल शुद्धिकरण के लिए लोगों को जो आवश्यक ये है क्लोरीन और ब्लीचिंग पाउडर वो उपलब्ध कराने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। और जैसे ही रिपोर्टेड हुआ तो हम लोग पहले से तैयारी करके रखें कि पूरा दवाइयाँ रहे और तुरंत इसका ट्रीटमेंट हम दे सकें उसको। अभी तक रिपोर्टेड नहीं हुआ है क्योंकि वो बीमारी होगा भी तो 1-2 दिन बाद ही पता चलता है इन्फेक्शन का। पहले तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं जितना जल भरा उस एरिया में, क्योंकि इन्फेक्शन यही ज़्यादा संभावना रहता है। पानी के जो ये रहता है पीने का पानी उसमें मिक्सिंग होता है, खाने पीने में शुद्धि होगा, तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा अभी प्राथमिकता दे रहे हैं। बाकी तो पूरा बिलासपुर शहर और पूरा जिला हम लोग की प्राथमिकता में है। अगर ज़्यादा मात्रा मिलेगा तो वही कैंप लगाएंगे। बाकी हम लोग जो अस्पताल है यहाँ पर उसमें व्यवस्था की है, 108 है, उससे लेके अपन भर्ती करेंगे क्योंकि कैंप लगाने से हम लोग वहाँ पर सिंपल इलाज दे सकते हैं। ज़्यादा लोगों को लेके अपन अस्पताल में अच्छा भर्ती कर सकते हैं उसको। इसके अलावा 108 एम्बुलेंस और नजदीकी अस्पतालों में पुख्ता व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों के समय रहते बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। विभाग की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटा जा सके। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जिले की नदियां और जलाशय लबालब हो गए हैं। शहर से होकर गुजरने वाली अरपा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ा हुआ है। कोटा के पास स्थित अरपा भैंसाझार बैराज के पानी छोड़े जाने के बाद नदी में जल प्रवाह और तेज हो गया है। हालांकि बारिश थमने के बाद नदी के बहाव में हल्की कमी आई है, लेकिन बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण जल स्तर फिर बढ़ने की संभावना बनी हुई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार अरपा भैंसाझार परियोजना का पूर्ण जल भराव स्तर 302 मीटर है, जबकि वर्तमान जल स्तर 299.2 मीटर दर्ज किया गया है। बैराज से 111.5 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी छोड़ा जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से आगे भी बारिश की संभावना जताई गई है, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिला प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष को सक्रिय कर दिया है। साथ ही शासकीय और सामुदायिक भवनों को राहत शिविर के रूप में तैयार रखा गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने एक घर के मुख्य गेट को तोड़कर अंदर तबाही मचा दी। गनीमत रही कि परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। पुलिस ने जानलेवा हमले की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मामला 17 जुलाई की रात करीब 8 बजे का है। प्रार्थी संजय अग्रवाल अपने घर के बरामदे में मौजूद थे, तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गेट तोड़ते हुए सीधे मकान के भीतर जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घर के दरवाजे और खिड़कियां
चकनाचूर हो गए। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि ये केवल दुर्घटना नहीं बल्कि उन्हें जान से मारने का प्रयास था। यदि वे समय रहते वहां से नहीं हटते तो उनकी जान भी जा सकती थी। तारबहार थाना क्षेत्र में व्यापार विहार की घटना है, जहाँ पे एक घर में जो व्यक्ति सामने टहल रहा था उसी समय आशीष तिवारी करके हैं, जो कि एकदम तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए वहां सामने की मेन लोहे की गेट को तोड़ के अंदर लगभग 40 से 50 फीट अंदर गाड़ी घुसी है और जाके घर के मेन गेट का शीशा भी इससे टूटा था। ऐन समय में अगर व्यक्ति वहां से नहीं हटते तो उनकी जान भी जा सकती थी, इससे गंभीर दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए मामले में हत्या के प्रयास के धारा के तहत FIR पंजीबद्ध किया गया है और आरोपी जो है उसको जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने देहरादून उत्तराखंड के रहने वाले आरोपी आशीष तिवारी को धर दबोचा। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार और आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। फिलहाल आरोपी को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और पुलिस इस बात की गहन जांच कर रही है कि आरोपी ने इस वारदात को किस मंशा के साथ अंजाम दिया। VN न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अकलतरी में हुई एक युवक की नृशंस हत्या ने पूरे इलाकों को दहलाकर रख दिया है। नीम चौक निवासी इंद्र प्रकाश उर्फ गोलू भार्गव की उसके घर की छत पर दो युवकों अमित कुमार सोनवानी और सुधीर सोनवानी ने बेरहमी से हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार मृतक द्वारा घर के सामने गाली गलौज करने से नाराज आरोपियों ने खूनी खेल को अंजाम दिया। दोनों हमलावरों ने छत पर चढ़कर गोलू भार्गव के सिर और चेहरे पर ईंट और धारदार हथिये से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रतनपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपी अभी अत्यधिक नशे की हालत में है, जिसके चलते होश में आने पर ही उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि रतनपुर इलाके में ये हाल के कुछ दिनों में तीसरी हत्या की वारदात है, जिसके कारण स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रार्थी विशाल कश्यप निवासी अकलतरी का थाना आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने साथी इंद्र प्रकाश उर्फ गोलू भार्गव के साथ जो है लखराम भट्टी में शराब पीने गया था। वापस आ रहा था तो करीब 9:30 बजे नीम चौक अकलतरी के पास दो युवक मिले, अमित कुमार सोनवानी एवं सुधीर कुमार सोनवानी। दोनों ने उनको रोककर पूछा क्यों गाली गुप्तार कर रहे हो, और दोनों के मध्य जो है आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा होने पर प्रार्थी विशाल कश्यप के सिर पर चोट लगा और वह भाग गया वहां से, एवं मृतक इंद्र कुमार उर्फ गोलू अपने घर की ओर चला गया। दोनों आरोपी अमित कुमार सोनवानी एवं सुधीर कुमार सोनवानी द्वारा जो है आरोपी का पीछा करते हुए उसके घर, मृतक का पीछा करते हुए उसके घर तक गए एवं उसके छत में चढ़कर उसको हाथ, डंडे, पत्थर एवं रॉड एवं अन्य धारदार वस्तु से मारकर उसकी हत्या कर दिए हैं। रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है एवं उससे पूछताछ कर अग्रिम जांच पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। आषाढ़ शुक्ल की षष्ठी तिथि के अवसर पर रविवार को पारंपरिक आषाढ़ी पूजा का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। हर वर्ष आयोजित होने वाले इस धार्मिक आयोजन में समाज के बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा शामिल हुए। सुबह तारबहार स्थित पूजा स्थल पर विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न की गई। इसके बाद समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो तारबहार चौक से होते हुए समाज भवन के समीप तालाब तक पहुंची, जहां धार्मिक कार्यक्रम का समापन हुआ। पूरे मार्ग में श्रद्धालु भक्ति गीतों और जय घोष के साथ शामिल रहे। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि आषाढ़ी पूजा रजक समाज की प्रमुख धार्मिक परंपराओं में से एक है, जिसका आयोजन हर वर्ष गुप्त नवरात्र के दौरान श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाता है। उनका कहना है कि इस पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है और इससे समाज में एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूती मिलती है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में केवल रजक समाज ही नहीं बल्कि अन्य समाजों के लोग भी शामिल होकर पूजा अर्चना करते हैं और शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। आयोजन शांतिपूर्ण और भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। हमारे रजक समाज द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आषाढ़ी पूजा बंजारी माँ की पूजा होती है, जिसमें अपने विश्व का कल्याण हो, शहर का अच्छे से रहे, सुख शांति रहे, किसी प्रकार का दुख मुसीबत महामारी ना हो और अच्छी वर्षा हो। इसके लिए ये हम लोग आषाढ़ी पूजा करते हैं रजक समाज द्वारा। पूर्वजों के
के अनुसार जैसा आज से 50 साल पहले से ये पूजा इसी प्रकार का हमारे यहाँ रजक समाज में होते रहती है। ये हमारी आषाढ़ी पूजा है और हम लोग के जमाने से चलने आ रही है पूजा। ये पूजा हम लोग इसलिए करते हैं कि यानी कोई भी बीमारी महामारी बीमारी और रोजी रोटी के लिए किया जाता है और घर में सबकी सुख शांति बने रहे। बहुत जोरों शोरों से करते हैं और भोग भंडारा भी करते हैं। ये हर साल की हमारी प्रतिष्ठा चले आ रही है। आज रजक समाज बिलासपुर की आषाढ़ी पूजा जो कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्रि में होती है, आज षष्ठी के दिन हो रही है, रविवार 19 जुलाई 2026। ये पूजा हमारे सनातनी पूजा है, हमारे पुरखों से वर्षों से सदियों से चले आ रहे हैं। इसके मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस ज़माने में चिकित्सा सुविधा इतनी नहीं थी तो महामारी से रोक हो और माता अच्छी बारिश करे ताकि फसल अच्छी हो, लोगों की आजीविका चले, सबका जीवन चले और सब सुखमय रहें, प्रेम वातावरण में रहे। इसी भाईचारे की भावना को लेकर के हमारे बुजुर्गों द्वारा जो ये सब प्रथा चलाई गई है, इस प्रथा को आज भी हम लोग लागू करके रखे हुए हैं और सारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी हम ये देते हैं संदेश कि सभी एक साथ रहें, अच्छे से रहें, वसुदेव कुटुंबकम की भावना से रहें। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।